गुड इवनिंग गाइस। मैं आज फिर हाजिर हो गई हूँ आपके सामने अपने राजस्थान पत्रिका की एग्जाम गाइड स्लाइड को लेकर। दोस्तों अपन इस वीडियो में राजस्थान एग्जाम गाइड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में एनालिसिस करते हैं। आज अपन इन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको स्लाइड पर दिख रहे होंगे, ये देखिए ये टॉपिक है। इनके बारे में एनालिसिस करेंगे, साथ इन क्वेश्चनों की भी चर्चा कर लेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो अपनी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है उसने सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया है। कब किया था? सचिन तेंदुलकर का भी हाल ही में 50वां जन्म दिवस आया था, उसी के दिन इस गेट का अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन है अपना, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों भारत है वो वैश्विक स्वर्ण जो सोना होता है उसकी रिसाइकलिंग करते हैं, उसके मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। आपको पता ही होगा भारत में तो सबसे ज्यादा महिलाओं द्वारा सोना बहुत पसंद किया जाता है, बहुत सारी ज्वेलरी बनती है। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ था कि जो अपनी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकल बनकर उभरा है और 2021 में देश ने 75 टन रिसाइकिल किया सोने का। दोस्तों जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसकी रिपोर्ट है गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। इसी रिपोर्ट के तहत बताया भारत को चौथा स्थान दिया है। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि चीन 168 टन पीली धातु को रिसाइकिल करता है, जो कि सबसे ज्यादा है, विश्व में प्रथम स्थान रखता है। फिर दूसरे स्थान पर इटली का आता है जो कि 80 टन सोने की रिसाइकलिंग करता है और तीसरे स्थान पर अमेरिका आता है जो कि 78 टन रिसाइकलिंग करता है सोने की। और चौथे स्थान पर अपना इंडिया है जो जहाँ पर कितने टन होता है रिसाइकलिंग? 75 टन। बात कर लेते हैं अपन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। तो दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है ये स्वर्ण उत्पादकों का एक गैर सरकारी संगठन है, गैर लाभकारी संगठन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है, लंदन अपने ब्रिटेन में है, वहीं पे इसका मुख्यालय है। दोस्तों यह स्वर्ण उद्योगों के लिए एक बाजार विकास संगठन है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना विपणन, अनुसंधान, लॉबिंग के माध्यम से सोने के उपयोग और मांग को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अमीर देशों की लिस्ट में 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके अनुसार सबसे रिचेस्ट वर्ल्ड में कौन सी सिटी आती है उन्हीं के बारे में बताया गया। तो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट सिटी मानी जाती है न्यूयॉर्क को, यूएसए की न्यूयॉर्क सिटी है उसे। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ था कि लंदन में स्थित एक परामर्श आधारित कंसल्टेंसी हेनली एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार न्यूयॉर्क सिटी को 2023 में दुनिया का सबसे अमीर शहर माना गया है। वही दूसरे और तीसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर जापान का टोक्यो शहर आता है और सिलिकॉन वैली के बे एरिया क्षेत्र को तीसरा स्थान मिला है। बात करें अगर अपन भारत की, तो भारत में मुंबई है वो रिचेस्ट सिटी आता है, अमीर देश आता है। फिर आता है 21वें नंबर पर आता है मुंबई विश्व में, तो भारत का सबसे अमीर देश हो गया अपना मुंबई और विश्व में इसका स्थान है 21वां। इस रिपोर्ट में दोस्तों दिल्ली को, बेंगलुरु को और कोलकाता के साथ हैदराबाद को भी शामिल किया गया। ये आप देख सकते हैं इस चार्ट में, यहाँ पर दे रखा है वर्ल्ड की रिचेस्ट सिटी के बारे में। सबसे ऊपर न्यूयॉर्क है, फिर टोक्यो है, फिर बे एरिया है, चौथे नंबर पर लंदन है, पांचवें पर सिंगापुर और अपने 21वें नंबर पर इंडिया में मुंबई आ गया और दिल्ली है वो 36वें नंबर पर आता है विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 टीमों के इंटर कॉन्टिनेंट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाने वाला है? तो दोस्तों 18 जून को भुवनेश्वर में होने वाला है यह फुटबॉल टूर्नामेंट
अगला क्वेश्चन है वीरवथिका कहाँ स्थित है। दोस्तों वीरवथिका है वो मंडोर उद्यान में स्थित है। अपन मंडोर उद्यान के बारे में बात करते हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर पैलेस है मंडोर उद्यान, कभी मौका मिले तो घूम के आइएगा। एक पिकनिक पैलेस है ये, कितना प्यारा है। दोस्तों मंडोर उद्यान है वो राजस्थान में जोधपुर से 9 किलोमीटर दूर मारवाड़ की राजधानी मंडोर में स्थित है। ठीक है, मुख्य रूप से जोधपुर में स्थित है। जोधपुर का ही पुराना नाम है मारवाड़। यहाँ जोधपुर के शासकों के स्मारक बने हुए हैं। कई ऊंचे ऊंचे चट्टानी चबूतरे तथा बड़ी चट्टानों में तराशी हुई देवी देवताओं की 15 आकृतियां यहाँ पर मुख्य आकर्षण का स्थल है। ठीक है, देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है यहाँ पर। मंडोर अपने आकर्षक उद्यानों के कारण एक प्रचलित पिकनिक स्थल के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। मंडोर पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था, जोधपुर की। दोस्तों राव जोधा ने मंडोर की सुरक्षा के लिहाज को ध्यान में रखते हुए जो चिड़िया टुप पहाड़ी है जोधपुर की, वहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, और यह दुर्ग का निर्माण करवा के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा के राव जोधा ने जोधपुर को बसाया था और इसे मारवाड़ की राजधानी बनाया था। ठीक है, वर्तमान में मंडोर दुर्ग के भग्नावशेष ही बचे हैं जो बौद्ध स्थापत्य शैली पर आधारित है। ठीक है, कौन सी शैली पर आधारित है? जो अपनी बौद्ध स्थापत्य शैली है उसी पर आधारित है मंडोर का उद्यान। दोस्तों इस दुर्ग में जो बड़े बड़े पत्थरों को आपस में जोड़ा गया है वो बिना मसालों की सहायता से जोड़ा गया है, अर्थात इसमें जो चूना पत्थर होता है उसका प्रयोग नहीं किया गया है, सीमेंट वगैरह का। ऐसे पत्थरों को लेन में रख के इस उद्यान का निर्माण किया गया है। मंडोर उद्यान की स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो आधुनिक काल में मंडोर एक बहुत ही सुंदर उद्यान बना है, जिसमें अजीत पोल, देवताओं की साल, वीरों का दालान, मंदिर, बावड़ी, जनाना महल, एक थंबा महल, नहर, झील तथा जोधपुर के विभिन्न महाराजाओं के स्मारक बने हुए हैं, जो स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। दोस्तों यह स्थल है, यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, तो कभी आप भी जाइएगा। दोस्तों इस उद्यान में बनी कलात्मक इमारतों का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह तथा उसके पुत्र थे अभय सिंह के शासनकाल के समय में करवाया गया था। इनका टाइम था 1714 से 1749 ईस्वी के बीच में यहाँ पर और इमारतों का निर्माण करवाया गया। उसके पश्चात जोधपुर के विभिन्न राजाओं ने इस उद्यान की बहुत बार मरम्मत करवाई और धीरे धीरे यह आधुनिक रूप में सजता गया और इसका विस्तार होता गया। दोस्तों अपना छठा क्वेश्चन है, गोविंदगढ़ पैलेस निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? दोस्तों गोविंदगढ़ पैलेस है वो रीवा के जिले के मध्य प्रदेश में स्थित है। अपना सातवां क्वेश्चन है, सुगोली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी, किनके बीच में संपन्न हुई थी? दोस्तों सुगोली की संधि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। अगर ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत और नेपाल के संबंधों की बात में करें तो भारत की ओर से नेपाल पर पहला अभियान बंगाल के नवाब थे मीर कासिम ने चलाया था 1762 ईस्वी में, परंतु उनकी सेना पराजित हो गई और वापस लौट आई। उसके बाद बोहटा के अंग्रेजी व्यावसायिक रेजिडेंसी ने नेपाल पर आक्रमण किया, परंतु वो भी असफल रहे। 1792 ईस्वी में अंग्रेजों ने नेपाल के साथ एक व्यवहारिक संधि की। दोस्तों 1802 ईस्वी में कंपनी की ओर से कैप्टन नॉक्स और कर्नल किरपैट्रिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधित्व मंडल नेपाल भेजा गया। किसके नेतृत्व में? कैप्टन नॉक्स और कर्नल किरपैट्रिक। दोस्तों ये नाम ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये जो प्रतिनिधित्व मंडल नेपाल में भेजा गया था ये असफल रहा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया। दोस्तों नेपाल 18वीं सदी में काफी शक्तिशाली राज्य था और अपने राज्य विस्तार में यह हमेशा परिवर्तनशील रहता था, प्रयास करता रहता था ताकि उसका राज्य बढ़ सके। दोस्तों इसका विस्तार अब चीन की तरफ असंभव था, इसलिए उसने दक्षिण की ओर विस्तार करने की सोचा। उत्तर में नेपाल के चीन आता है, दक्षिण में नेपाल के भारत आता है, तो उत्तर की समय
उत्तर की तरफ तो वो अपना विस्तार नहीं कर पाए, इसलिए उसने दक्षिण की तरफ भारत की ओर अपना विस्तार करने का सोचा। 1801 ईस्वी में नेपाल ने गोरखपुर पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर क्या, गोरखपुर पर 1801 में नेपाल ने अधिकार कर लिया, जिससे ब्रिटिश शासन और भारत की जो ब्रिटिश शासन भारत था उसकी और जो नेपाल की सीमाएं हैं वो आपस में मिल गई। हिमालय के तराई भाग में नेपाल और ब्रिटिश सीमा की कोई, जो ब्रिटिश सीमा बनी थी उसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं थी, अतः सीमा निर्धारण के लिए दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, 1814 के आसपास भारत और नेपाल के बीच में इस सीमा को लेकर संघर्ष स्थापित हो गया, जब नेपाल ने गोरखपुर पर अपना कंट्रोल कर लिया। इसके बाद में जो आगला नेपाल युद्ध है 1814 में वो शुरू हो गया था, क्योंकि सीमा विवाद हो गया था इस वजह से। दोस्तों 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेटिंग्स गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे। ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है कि आंग्ल नेपाल युद्ध के समय वायसराय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड हेटिंग्स थे। ठीक है, ये भारत आए जब भारत नेपाल युद्ध आंग्ला शुरू हुआ था 1814 के आसपास। कब हुआ था? 1814। हेटिंग्स ने क्या किया कि तीनों ओर से नेपाल को घेरने की योजना बनाई, ताकि नेपाल जो अपने राज्य विस्तार कर रहा था उस पर कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए हेटिंग्स ने क्या किया कि जो कर्नल ऑक्टरलोनी था उसको सतलज नदी की ओर भेजा, ताकि नेपाल की राजधानी को कंट्रोल करने के लिए अभियान चलाया जा सके। और मेजर जनरल मार्ले को पटना की ओर से भेजा, और जो जॉन वुड को गोरखपुर की ओर से नेपाल की राजधानी पर अभियान चलाने के लिए भेजा। हेटिंग्स ने जो मेजर जेलेस्पी था उसको मेरठ की ओर से कर्नल ऑक्टरलोनी की सहायता के लिए निर्देश दिए। ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि नेपाल युद्ध के समय अंग्रेजों की तरफ से जो नेपाल पर राजधानी को कंट्रोल करने के लिए जो अभियान चलाए जा रहे थे उनमें कौन कौन थे? तो ध्यान रखना, इसमें था कर्नल ऑक्टरलोनी जो सतलज नदी की ओर से कंट्रोल कर रहे थे, मेजर जनरल मार्ले पटना की ओर से कंट्रोल कर रहे थे, और जॉन वुड गोरखपुर की तरफ से। मेजर जेलेस्पी है वो मेरठ की ओर से लड़ने के लिए गए थे। आरंभ में गोरखा सैनिकों ने अंग्रेजों की सेना का वीरतापूर्वक सामना किया था, लेकिन अप्रैल 1815 के आसपास गोरखा सेना कमजोर हो गई और वह हारने लगी। इस समय कर्नल निकोलस और गार्नर थे, उन्होंने अल्मोड़ा और कुमायूं पर अधिकार कर लिया। ऑक्टरलोनी ने मई 1815 में गोरखा जो सेनापति था अमर सिंह से मोलाना का किला छीन लिया। कौन था गोरखा सेनापति? अमर सिंह था। अमर सिंह का जो मोलाना का किला था उसे ऑक्टरलोनी ने अपने अधिकार में कर लिया। दोस्तों युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? जो पहाड़ी में रहने वाली जनजातियां थी उनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया। इससे क्या हुआ कि इस युद्ध को कंट्रोल करने में, लड़ने में अंग्रेजों को बहुत सारा फायदा हुआ। दोस्तों युद्ध में पराजय की स्थिति को देखते हुए गोरखों ने अंग्रेजों के साथ संधि का प्रस्ताव रखा, परंतु क्या हुआ कि नेपाल में उग्र दल के बहुमत अच्छा खासा था, अतः अंग्रेजों द्वारा संधि की जो कठोर शर्तें रखी गई थी उसको नहीं माना गया। इस कारण आगला जो नेपाल युद्ध था वो आगे भी जारी रहा। बाद में 28 फरवरी 1816 ईस्वी को कर्नल डेविड ऑक्टरलोनी ने मकबनपुर पर गोरखा सेना को बुरी तरह से पराजित किया। इसके बाद मकबनपुर में एक निर्णायक युद्ध हुआ था। उसी निर्णायक युद्ध का परिणाम निकल के आया था सुगोली की संधि, जो कि 1816 में हुई थी। दोस्तों सुगोली की संधि है वो मार्च 1816 में हुई थी, जो कि नेपाल और जो आंग्ल नेपाल युद्ध था उसकी समाप्ति की एक दिशा मानी जा सकती है। मतलब समाप्ति लेके आई थी कि हाँ अब ये युद्ध है वो नहीं होगा। सुगोली की संधि है उसकी कुछ शर्तें थी जिनके बारे में चर्चा की जाए तो इसकी पहली शर्त थी नेपाल ने अंग्रेजों को गढ़वाल और जो हुमायूं का क्षेत्र था वो दे दिया। साथ ही हिमालय की जो तराई का जो क्षेत्र था उस पर अंग्रेज थे वो अपना विस्तार कर सकते थे, अपना क्षेत्र फैला सकते थे, वो क्षेत्र दे दिया गया अंग्रेजों को नेपाल की ओर से।
सेकंड शर्त थी अंग्रेजी राज्य ब्रिटिश भारत था उस समय, नेपाल राज्य की सीमा निश्चित हो गई इसमें, इस संधि के तहत, यानी ब्रिटिश भारत और नेपाल की सीमा थी वो डिसाइड हो गई कि इनकी सीमा क्या होने वाली है। तीसरी शर्त इसमें रखी गई थी कि नेपाल ने सिक्किम से अपने सभी अधिकार वापस ले लें। ठीक है। चौथी शर्त थी नेपाल की राजधानी काठमांडू में ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने की अनुमति दी जाए। दोस्तों सुगोलू की संधि से अंग्रेजों को बहुत अधिक लाभ हुआ। नेपाल अंग्रेजों का मित्र बन गया। इसके बाद अंग्रेजों को भारी मात्रा में गोरखा सैनिक भी प्राप्त हुए जो कि बहुत अच्छे लड़ाकू होते हैं। इस संधि के बाद शिमला, मसूरी और नैनीताल के क्षेत्र थे वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। अंग्रेज यहाँ पर अक्सर जाया करते थे क्योंकि ये इलाका है वो बहुत ठंडा हुआ करता था। जब अंग्रेजों को मध्य एशिया, अब क्या था कि जब नेपाल पर इनका कंट्रोल हो गया तो अंग्रेज का डायरेक्ट जो संबंध है वो मध्य एशिया से हो गया नेपाल के माध्यम से, और उनके लिए एक अच्छा मार्ग बन गया मध्य एशिया की तरफ जाने के लिए। अपना अगला क्वेश्चन है माहिष्मती नगर किस जनपद में स्थित है। दोस्तों माहिष्मती नगर है वो अवंती में स्थित है। दोस्तों माहिष्मती एक प्राचीन भारत की नगरी थी जिसका उल्लेख महाभारत और दीर्घ निकाय सहित अन्य ग्रंथों में किया गया है। अवंती है वो महाजनपद के दक्षिणी भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण नगरी थी। बाद में यह अनूप जनपद की राजधानी भी रही। ठीक है, अनूप है, यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर ये मैप है, इसके जरिए आप जान सकते हैं भारतीय जनपदों के बारे में। देखो सबसे ऊपर है कश्मीर के आसपास, ये है कंबोज जनपद, फिर नीचे तक्षशिला आ गया, उसके नीचे गंधार आ गया। जो गंधार है वो अपने जो सिंधु नदी आ रही है, ये देखो सिंधु नदी इसके पास है। फिर ये कुरु है, हस्तिनापुर है, इंद्रप्रस्थ है, ये पांचाल, कोसिल, ये सूरसेन, यमुना के नीचे सूरसेन मत्स्य जनपद अपने राजस्थान में आ जाता है। ये वत्स है, मल है, जौनपुर है, बनारस, ये रहा गंगा नदी के आसपास। वज्जी पाटलिपुत्र जो पटना में स्थित है, ये अंग है, ये मगध है, और अवंती जो कि ये नर्मदा के नीचे, नर्मदा के तट पर स्थित है, और ये चेती है, ये भी नर्मदा के तट के आसपास आता है। यह स्मक है जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है। दोस्तों देखना ध्यान से, जितने भी महाजनपद है वो अपने नॉर्थ इंडिया में स्थित है। केवल एकमात्र जो जनपद है वो अस्मक है जो कि दक्षिणी भारत में स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। जनपदों के उदय के बारे में बात करें तो भगवान बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 जनपदों का, महाजनपदों का जन्म हो चुका था। दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ है अगुंतर निकाय, उसमें इन महाजनपदों का उल्लेख किया गया। बात करें 16 महाजनपदों की तो काशी जनपद है, उसकी राजधानी थी वाराणसी। ये पूछ लेते हैं किसकी राजधानी क्या थी, कौन से जनपद की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती अयोध्या। अंग की थी चंपा। मगध की थी गिरिवर्ज अर्थात राजगृह। वज्जी की थी विदेह मिथिला, और मल की थी कुशीनारा जिसे पावा भी कहते हैं। चेदी की थी सुक्ति अर्थात सुक्तिमती। वस्त की थी कौशाम्बी। गुरु की थी इंद्रप्रस्थ, और पांचाल की थी उत्तरी पांचाल अहि छत्रपुर, और दक्षिणी पांचाल कामपिल्ले। मत्स्य जनपद की विराट नगर। मथुरा राजधानी थी सूरसेन जनपद की। वहीं अस्मक की राजधानी जो कि गोदावरी तट के पर स्थित था उसकी थी पोटन या पोटली। अवंती की राजधानी उत्तरी अवंती उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की माहिष्मती थी। ठीक है, अवंती की 2 राजधानी थी, उत्तर की तो थी उज्जैनी और दक्षिण की थी माहिष्मती। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और कंबोज की थी लाजपुर जिसे हाटक भी कहा जाता था। ठीक है, 16 महाजनपदों में मगध जनपद है दोस्तों वो सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता था। दोस्तों जो अपना जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी इन 16 जनपदों का उल्लेख किया गया है।
16 महाजनपदों में अस्मक ऐसा एकमात्र जनपद है जो दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों बुद्धगाल का सबसे बड़ा और जो शक्तिशाली जनपद था वो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे, कौशल, मगध, वत्स, अवंती। ठीक है, ध्यान रखना ये राजतंत्र है और जगह कुलीन तंत्र स्थापित था, लेकिन यहाँ पर 4 जगह राजतंत्र था, कौशल, मगध, वत्स और अवंती में। प्राचीन काल में प्राचीन मनीषियों ने राजतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति माना था। ठीक है दोस्तों, बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, 8 वज्जी संघ थे तथा 2 मल थे। ठीक है, क्या थे? 10 गणराज्य थे जिसमें 8 वज्जी थे और 2 मल थे। अगर इन समकालीन 10 समकालीन गणराज्यों की बात करें तो कपिल वस्तु के में शाक्य थे, सोम सुमार गिरी के मग थे, अलकप के बुली थे, केसपुत के कालाम, राम ग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल और पीपलविन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह थे। ठीक है, अपना 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु है? दोस्तों जो स्टील होता है वो एक मिश्रित धातु की कैटेगरी में आता है। अपना अंतिम क्वेश्चन है, केटोपेक्सी कहाँ स्थित है? दोस्तों केटोपेक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इक्वेडोर में स्थित है। ये देख सकते हैं आप मैप। पहले अपन देख लेते हैं केटोपेक्सी के बारे में। दोस्तों दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में एंडीज पर्वत स्थित है, उसी पर केटोपेक्सी बना हुआ है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यह पर्वत एक तरह का सक्रिय अवस्था में है जिसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, देख सकते हैं। ये है कोलंबिया, ये रहा इक्वेडोर जहाँ पर एंडीज पर्वत स्थित है, ये पेरू है, ये वेनेजुएला है, ये ब्राजील, बोलिविया, प्रागवे और ये अर्जेंटीना है। ध्यान रखना इसमें ये जो बोलिविया है और जो प्रागवे है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, अर्थात इनकी सीमा है वो किसी भी समुद्र से नहीं लगती। और जो भी बाकी जो देश बच रहे हैं दक्षिण अमेरिका में जैसे चिली, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, इनकी सबकी सीमा है वो समुद्र से लगी हुई है। दोस्तों मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ये जो इलाका है ये वाला दक्षिण अमेरिका का या एंडीज पर्वत है। ठीक है, इस वाले इलाके में एंडीज पर्वत फैली हुई है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत मानी जाती है। यहीं पर ये जो इक्वेडोर है, ये इक्वेडोर, यहीं पर माउंट केटोपेक्सी है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अगेन थैंक यू।